हेलो बच्चों, मैं आशु कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एके डिजिटल इंस्टीट्यूट में। जो बच्चे 2024 और 25 के बोर्ड एग्ज़ामों में बैठने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि इसमें आप लोग थंबनेल में देख चुके ही होंगे कि हम लोग कक्षा 10 मैथ जो NCERT है अध्याय 1 वास्तविक संख्या के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो पहली बात तो वास्तविक संख्या क्या होती है इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। परिचय यानी मेन क्या है कि इस चैप्टर का हम लोग जितना भी परिचय है सबसे पहला काम परिचय करेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल करेंगे, फिर प्रश्नावली पे जाएंगे ना। तो चलो बच्चों लोग स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, आप लोग ऐसे ही बने रहिए और देखिए कि आज के सेशन में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, ठीक है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला चीज़ कि सारे बच्चों को मन में आता होगा कि वास्तविक संख्या क्या होती है, ठीक है। तो हम सारी चीज़ें को बहुत डीप में बताएंगे, ऐसा नहीं है कि हवा में बता के फिर हम आगे बढ़ जाएं, नहीं, सारी चीज़ें हम लोग बहुत डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। जितने भी बच्चे ये वीडियो देखेंगे आपको इस वीडियो के बाद कोई भी YouTube पे वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारी गारंटी है, ठीक है। तो चलिए पहले वास्तविक संख्या सीखने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमें और कितनी भी संख्याओं की जानकारी होनी चाहिए इस अध्याय में ज़रूरी है, ठीक है। तो चलो बच्चा लोग देखते हैं हम लोग कि कितनी अदर संख्याएँ भी हैं जिन्हें हमें पढ़ना है, ठीक है। तो आपने पिछले जन्म में कुछ संख्याओं के बारे में सीखा होगा, आज फिर भी आज के भी इस जन्म में भी आप देख लीजिए। पहली बात आती है प्राकृतिक संख्या, इंग्लिश बोलते हैं बच्चा लोग नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है इनके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताओ तुम लोग को अगर हम कहें, ठीक है, एक बात बताना, तुम लोग को कहें कि तुम्हारे पास बहुत सारी वस्तु रख दे, अब तुम उनको गिनो, क्या करो गिनोगे, कैसे गिनोगे, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे गिनोगे ना। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, गिनती वाली संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा लोग, प्राकृतिक संख्या, जिन्हें हम गिन सकते हैं ना, ठीक है। यानी 1 से लेकर के अनंत तक, 1 2 3 4 5 ये सभी क्या है प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या को किससे दिखाते हैं, n से। तो n इक्वल टू बच्चा लोग होता है 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे बहुत सारी संख्याएं। तो आगे हम चलते जाएंगे संख्याएं मिलती जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारी है प्राकृतिक संख्या। तो ऐसी संख्या गिनती वाली संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या, ठीक है बच्चा लोग। अगला हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्या के बाद हम लोग आते हैं पूर्ण संख्या, ठीक है। तो पूर्ण संख्या क्या होती है भाई, पूर्ण संख्या क्या होती है, जैसे देखो हमने बोला कि ये प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5 डैश 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 अनंत तक, ठीक है। इन्फानाइट, इन्फानाइट मतलब अनंत तक, ठीक। अगर हम इस 1 के पहले क्या लगा दें 0, तो ये हमारा हो जाता है पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या का बच्चा मतलब क्या है कि देखो प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर लेने पर वह संख्या क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बनती है। और पूर्ण संख्या 0 से क्या होती है, शुरू होती है और कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है, ठीक है। तो 0 से लेकर के अनंत तक की जितनी भी संख्याएं हैं वो हमारी क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या, ठीक है। तो पूर्ण संख्या के बारे में आपको भी बता दिए। अगला चीज़ हमें क्या पढ़ना है बच्चा, अगला चीज़ हमें पढ़ना है पूर्णांक के बारे में। देखो ऊपर जो लिखा है उस पर ध्यान मत दो, अभी हम जो बता रहे हैं उस पर देखो कि हमें पूर्णांक क्या होता है। इंटीजर्स बोलते हैं, इंटीजर्स नंबर। तो इंटीजर्स नंबर क्या होता है बच्चा लोग, ज़रा ध्यान समझो। अच्छा ये बताओ आप लोग ने बचपन में यानी 6 7 8 जब पढ़ रहे होंगे, ठीक है, वहाँ पे एक चीज़ पढ़ा होगा संख्या रेखा के बारे में। भाई सीधी सी बात है आपने पढ़ा ही होगा, ऐसा नहीं है कि आप छलांग मार के डायरेक्ट 10 में आ गए। भाई 6 7 8 तो पढ़ा ही होगा। तो 6 7 8 में बताए होंगे सर जी आपके कि ये होता है 0, ठीक है। आगे 1 2 3 4 ऐसे ऐसे अनंत तक। इधर चलेंगे -1 -2 -3 ऐसे डैश अनंत तक। अब जरा एक बात समझो, ठीक है, इस संख्या रेखा पे 3 प्रकार की संख्याएं हैं। तो 3 प्रकार की संख्या कौन कौन सी है भाई, अच्छा ये बताओ। यहाँ से यहाँ धन संख्या है यानी यह है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है बच्चा। पीछे क्या है भाई, यहाँ से इधर क्या है, ये हमारा है ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है, ये है ऋणात्मक पूर्णांक। उसके बाद ये वाला भाई क्या है, 0।
तो अच्छा ध्यान से समझना। अगर हम कहें पूर्णांक के बारे में, तो पूर्णांक के बारे में सर आप क्या बताएंगे? पूर्णांक के बारे में ये बताएंगे कि जिसमें धनात्मक पूर्णांक भी हो, ऋणात्मक पूर्णांक भी हो और उसमें जीरो सम्मिलित हो, यानी धन वाली संख्या, ऋण वाली संख्या और जीरो भी उसमें सम्मिलित हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा लोग? पूर्णांक। उसे क्या बोलेंगे? पूर्णांक। अब पूर्णांक हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से भाई? एक होता है धनात्मक पूर्णांक, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक और एक होता है उदासीन। उदासीन मतलब क्या भैया? जीरो। जीरो क्या है? उदासीन है, ना तो धन है ना तो ऋण है, बीच का है भैया। कहते हैं ना कुछ लोग होते हैं कि अपने मन का काम करते हैं, कुछ लोग होते हैं अपने मन का काम करते हैं, लेकिन जीरो क्या है? एकदम ठंडा है भैया। हम घसकने वाले नहीं है, जीरो है तो जीरो है, ठीक है। तो देखो भाई, जीरो से एक बात याद आ गई, आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली देखिए। जीरो से हीरो बनाएंगे आपको। जीरो से क्या बनाएंगे? हीरो। चलो पूर्णांक के बारे में सीख के आप लोग कि हमने एक संख्या रेखा लिया, संख्या रेखा बीच में क्या ले लिया? जीरो। आगे चलेंगे तो धन वाली संख्या, पीछे चलेंगे तो ऋण वाली संख्या और तीनों को मिला देंगे तो पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्या है? अगला क्या है? सम संख्या। भाई ये सारी संख्या आपने सीखा है, ऐसा नहीं है कि आप लोग ने इन सब संख्याओं के बारे में नहीं जानते। सभी बच्चे को मालूम है कि ये सब संख्याएं क्या है, लेकिन जब ये इस चैप्टर में इनकी आवश्यकता है तो आपको बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो सम संख्या क्या होती है? तो ऐसी प्रकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब 2 से पूर्णतः विभाजित होने का क्या मतलब है कि कोई भी संख्या सर आप लीजिए, वो 2 से विभाजित हो जाए तो वह सम संख्या है। जैसे अगर हम यहाँ पे 20 ले लें, क्या लेना? 20 में हम किसका भाग दे दें? 2 का, तो 2 दहा में कितना हो जाएगा? 20। क्या ये बताओ बच्चा, ये पूरा पूरा कट गया क्या? यानी ये क्या है? 20 क्या है? सम संख्या है। लेकिन अगर हम 11 लेकर भाग दें, 11 में 2 का भाग दे तब, तो ये कटेगा क्या? नहीं। तो नहीं कटेगा, तो ये हमारा क्या है? सम संख्या नहीं है। ये हमारा क्या है? सम संख्या। ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग दे और वो पूरा पूरा क्या हो जाए? कट जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सम संख्या, ठीक है। जैसे देखो 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे कहाँ तक? अनंत तक। ये सभी क्या हैं? हमारे सम संख्या। अब सम संख्या के बाद अगला टॉपिक है हमारा भाई विषम संख्या। भाई विषम संख्या क्या होती है? सम संख्या तो सर जी ने बता दिया, विषम संख्या क्या होती है? भैया सुनो, जो 2 से विभाजित हो गए उसे सम संख्या, जो 2 से विभाजित ना हो उसे क्या बोलेंगे? विषम संख्या, ठीक है। सीधी सीधी बात है भाई, कोई बहुत हार्ड नहीं है। 10 का सिलेबस बहुत हार्ड नहीं है। हम लोग का जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो गया है। हम लोग लास्ट तक, जब तक पूरा चैप्टर नहीं लगाएंगे, कहते हैं ना जब तक छोड़ेंगे नहीं, सॉरी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे भाई, चाहे रात हो जाए चाहे दिन हो जाए, आप लोग के लिए ये वीडियो अपलोड होती रहेगी, ठीक है। चलिए भाई विषम संख्या के बारे में चलते हैं। विषम संख्या क्या होती है ना? ज़्यादा तेज़ तो नहीं पढ़ा रहे हैं यार ना, ठीक है, बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप लोग अगर एक बार देख लेंगे वीडियो को तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो देखिए क्या है? ऐसी संख्या, ऐसी प्राकृत संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? विषम संख्या। अब 2 से विभाजित ना हो भाई, अब अगर हम कह दें सर एक क्या 2 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा, तो क्या है? विषम है। 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे कहाँ तक? अनंत तक। ये सभी 2 से विभाजित नहीं होंगे, इसलिए ये क्या है भैया? विषम संख्या, ठीक है। बच्चा लोग जहाँ ना समझ में आए आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। कमेंट में करिएगा कि सर यहाँ नहीं समझ में आया, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को समझा देंगे, ठीक है। तो सम संख्या के बाद अगला टॉपिक है हमारा भाज्य संख्या, ठीक है। चलिए भाज्य संख्या को बहुत आराम से हम लोग सीखेंगे कि भाज्य संख्या क्या होती है। चलो भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो मतलब कोई भी संख्या हो जो 1 से भी कटे, ठीक है। मतलब 1 से तो सारी संख्या ही कटेगी, 1 से कटे और किससे कटे भाई? 1 के विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम किसी एक संख्या से और विभाजित हो। इसका क्या मतलब है? तो भाज्य संख्या का मतलब यह है कि 1 से भी कटे और किसी अन्य संख्या से भी कटे, तो वो हमारी क्या कहलाती है? भाज्य संख्या, ठीक है। जैसे अगर हम 15 लें, क्या ले बच्चा? 15 किससे किससे कटेगा? अब ऐसे देखने में लगेगा सर हमें नहीं आता। अरे भाई तुम्हें नहीं आता, सीधा सीधा इसका एलसीएम ले लो, सीधा सीधा एलसीएम अभाज्य गुणनखंड कर दो। भाई पिछले कक्षा 8 में अभाज्य गुणनखंड सीखे ही होगे। तो हम क्या करते हैं, इसका करो भाई, किससे कटेगा? 3 × 5 = 15, 5 × 1 = 5। अच्छा ज़रा बताओ, 15 जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या?
15 को लिख सकते हैं 1 गुणित्ते 3 गुणित्ते 5। ठीक है, अब बताओ ये जो 15 है वो 1 से भी कटेगा और 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी कटेगा, इसलिए 15 कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। मतलब कि 1 से भी कटे और किसी अन्य संख्या से भी कटे तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। जैसे 2, 6, 8, 9 ये सभी कैसी संख्या है? भाज्य संख्या। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा, ठीक है, अगला टॉपिक है अभाज्य संख्या। ध्यान से समझना, अभाज्य संख्या के बारे में चलते हैं। भाज्य संख्या आपने सीखा, अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या क्या है भाई कि ऐसी संख्याएं जो केवल 1 से ही कटे या स्वयं से ही कटे। ठीक है भाई, 1 से तो सारी संख्या कट जाएगी, स्वयं की बात करते हैं ना। तो ऐसी संख्या जो स्वयं से ही कटे, किसी अन्य संख्या से ना कटे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे अगर हम 11 को लिखें, अब तुम कितना प्रयास कर लो भाई, कहीं दूसरे देश के टीचर को उठा लाओ, अमेरिका के टीचर को उठा लाओ या फिर लखनऊ के टीचर को उठा लाओ, लेकिन ये किससे कटेगा? स्वयं से ही कटेगा, यानी 11 से ही विभाजित होगा और किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा। इसलिए कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। मतलब स्वयं से ही विभाजित हो और किसी अन्य से विभाजित ना हो। जैसे 2 क्या है भाई? 2 हमारा अभाज्य संख्या है। अब 2 1 से कटेगा, 1 से तो सारी संख्या कटेगी, 2 स्वयं से ही कटेगा और किसी अन्य से कटने वाला नहीं है। ठीक है, अब 2 के बारे में चला हम बताते हैं। 2 क्या है? 2 सम संख्या भी है, अभी आपने देखा था। 2 क्या है? सम संख्या भी है। और 2 क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, ठीक है, 2 सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, दोनों है। तो पेपर में कभी पूछता है कि निम्नलिखित में से एक नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं आप लोगों के, क्या पूछता है? निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। कौन है भाई? कौन है अभाज्य संख्या? 2 क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो याद रखे रहिएगा, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, चलें आगे। चलिए बच्चा, आगे हम लोग पढ़ते हैं सअभाज्य संख्या के बारे में। बहुत मज़ेदार है ये सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या क्या होती है? ठीक है, सअभाज्य संख्या का मतलब क्या है, जरा ध्यान समझो। ऐसे 2 संख्याओं का युग्म मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, ऐसी 2 संख्याओं का युग्म जिसका HCF काली 1 हो। अब HCF क्या है अभी आगे हम लोग देख लेंगे। HCF क्या है, फिलहाल अभी समझिए कि दोनों में 1 के अलावा और कोई ज़्यादा उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे बताओ, अगर हम 5 और 4 की बात करें, दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, यानी क्या उभयनिष्ठ हो सकता है? भाई इसके पास 1 ही होगा, इसके पास भी 1 ही होगा। बताओ, दोनों में कुछ उभयनिष्ठ है? नहीं, यानी इनका जो युग्म है यह हमारा क्या है? सअभाज्य संख्या। जैसे 19 और 20 ले लो बच्चा, 19, 20 में आप देखेंगे 1 के अलावा और कुछ कॉमन इसमें नहीं है, तो जिसका HCF कितना हो? 1, यानी दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा लोग? सअभाज्य संख्या। इंग्लिश बोलते हैं को प्राइम नंबर। बहुत इजी टॉपिक हैं, अगर आप लोग देखते रह जाएंगे ना तो एकदम सरल है, कठिन कुछ नहीं है। मैथ कठिन नहीं होता। आप लोग सोचते हैं भैया बहुत कठिन है, आप लोग मान लेते हैं भाई हमसे होगा ही नहीं तो कठिन है। अगर ये सोचे कि मैथ हमारा क्या है, इजी है, तो सब हो जाएगा, बहुत ही इजी है। देखो यहाँ पे ऐसा लिखा गया है, आप लोग देख लीजिएगा, ऊपर परिभाषा लिखे गए हैं, आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए। जितने भी नोट्स यहाँ लिखे जा रहे हैं सबको अपना नोट करते चाहिए। इससे क्या होगा कि यहाँ जितनी भी चीज़ें हम बता रहे हैं आप कॉपी में नोट करते जाएंगे, आपको याद भी होता जाएगा। कभी आप कॉपी खोलेंगे तो उसमें उसको एक बार पढ़ लेंगे तो वो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, सअभाज्य संख्या के आगे क्या है? परिमेय संख्या। ए भैया देखो, परिमेय संख्या क्या होती है? अच्छा, परिमेय संख्या की अगर हम बात करें, ठीक है, तो भाई कक्षा 9 में आपको सिखाए होंगे सर लोग, और भाई कोई बात नहीं, नहीं सिखाए होंगे तो हम तो है ही हैं। ठीक है, कि परिमेय संख्या क्या होती है, ज़रा देख लीजिए। पुराने ज़माने में भाई आप लोग जानते ही होंगे कि परिमेय संख्या जो होती है ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। भाई और सरल भाषा में बताएं,
ऐसी संख्या जिन्हें हम बटा के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, ध्यान समझो। ऐसी संख्या यानी देखो भाई, ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ p व q क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक पढ़े हैं ना, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, जीरो। ठीक है, उसके बाद और q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब होता है, जैसे देखो अगर हम 2/3 लिख दें, बताओ 2/3 लिख दें तो ये हमारा p है, ये हमारा q है। भाई बटे में लिखेंगे तभी ना परिमेय संख्या होगी। p का मान जीरो हो जाए चल जाएगा, लेकिन q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। अब क्यों नहीं होना चाहिए, जैसे समझो, मान लेते हैं 1 में 0 का भाग दो तो ये क्या आता है, अपरिभाषित यानी इनफाइनाइट। अब भाई कोई भी परिमेय संख्या अपरिभाषित थोड़ा हो सकता है, इसलिए यहाँ पे भैया एक कहता है कि भाई q का मान जीरो ना हो जाए, q का मान जीरो ना हो जाए। जैसे पापा कहते हैं ना कि भैया दुनिया में कोनो काम करो उससे हमसे मतलब नहीं है, लेकिन पढ़ाई करते रहो। अगर पढ़ाई नहीं करोगे बहुत ही मार खाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ केस ऐसे देता है कि भाई सारा काम है यानी सभी परिमेय है, बस q का मान जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी सब दुनिया में कुछ काम करो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो भाई यहाँ लिखा गया, कुछ भी ले लो, जैसे 1/2, 3/4, 5/6, ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि भाई पूर्णांक में आप लोग धनात्मक और ऋणात्मक दोनों सीखे थे, तो कुछ भी जैसे माइनस में हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, बस q का मान जीरो ना हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। ठीक है, इनके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, आगे हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई, अपरिमेय संख्या। भाई देखो परिमेय है, ध्यान समझना, परिमेय संख्या। चलो ये है परिमेय संख्या। अगर हम यहीं पे अ लगा दें तो बच्चा क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या। यानी क्या है, ऐसी संख्या जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ p व q पूर्णांक है और q का मान जीरो नहीं है, तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा लोग, अपरिमेय संख्या। अब देखो जरा ध्यान समझो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल की बात करें तो मान लेते हैं करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या। अब कहोगे सर एक काम करिए, इतना लिखवाने से अच्छा है आप कह दीजिए कि सभी करड़ी वाली संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन भाई हम ऐसा तो नहीं कहेंगे, क्यों, क्योंकि भैया कुछ ऐसी भी करड़ी के अंदर संख्याएं होती हैं जो परिमेय संख्या होती है। देखो जैसे करड़ी में हम कह दें 4, अब कहोगे सर ये 4 काहे करड़ी में लिख रहे हैं, देखो इनको हम लिख सकते हैं 2 × 2 लिख सकते हैं। भाई इनका जोड़ा बन जाएगा, बाहर निकल गया 2/1। बताओ ये p है, ये क्या है, q है। p बटा q के रूप में लिख दिए कि नहीं, बताओ ये परिमेय संख्या है। चलो अच्छा करड़ी में 16 की बात कर लो, 16 की बात करोगे कितना आएगा, इसका वर्गमूल कितना होता है भाई 4। ठीक है, ये वर्ग जानते हो वर्गमूल ना 4 होता है। अब 4 क्या है, एक परिमेय संख्या क्या है। कोई कह दे सर 50 बताओ क्या है, तो कहोगे सर परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि बटा के नीचे एक है ना, q का मान जीरो नहीं होना चाहिए, एक तो होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये अपरिमेय संख्या होती है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। भाई ये आप लोग देखिए ये क्या है, इसे तो कहीं आपने देखा होगा, वास्तविक संख्या है। चलो यही चैप्टर का नाम है हमारा। अब ज़रा तुम लोग देखो, इतना पुराना प्राचीन काल से जो हम लोग अभी पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है, उसको पढ़ने के बाद ये पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या। हालांकि चैप्टर का नाम पहले चैप्टर है वास्तविक संख्या, लास्ट में आ रहा है 11वें नंबर पे आ रहा है। कुछ खास बात है इसमें, चलो देखते हैं। वास्तविक संख्या क्या होती है, इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। भाई रियल नंबर, ठीक है। अब हम तुम्हें बताते हैं वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या क्या होती है, क्योंकि ये हमारा तो चैप्टर है, इसको तो बाकायदे बताना ही पड़ेगा। वास्तविक संख्या, चलो बच्चा, वास्तविक संख्या में 2 चीज़ें आता है, एक आता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और एक आता है बच्चा लोग अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या में 2 चीज़ें आता है, एक परिमेय संख्या आ गया और एक क्या आ गया, अपरिमेय संख्या। अब दोनों को जरा बताओ। वास्तविक संख्या यानी ऐसी संख्याएं
जिसमें परिमेय संख्या भी हो और क्या हो, अपरिमेय संख्या भी हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की संग्रह, ये दोनों का क्या, संग्रह, उन्हीं संग्रह को क्या बोलेंगे बच्चा लोग, वास्तविक संख्या। ठीक है, अब जरा बात को समझो, वास्तविक संख्या। अब बताओ परिमेय संख्या पूर्णांक में, परिमेय संख्या के अंतर्गत कौन आएगा, पूर्णांक आएगा। पूर्णांक के अंदर कौन आएगा, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, ये सारी चीज़ें आएंगी कि नहीं। तो जितनी भी सारी संख्याएं हैं, जितनी भी इधर हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं, सभी संख्याएं क्या हैं, वास्तविक संख्या। और अगर मोटा मोटा डिफिनीसन आप लोग जानेंगे तो मोटा मोटा क्या एग्जाम्पल है, डिफिनीसन है इसका, कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। ठीक है, तो हमारे ख्याल से देखो यहाँ कुछ दिखा गया है, बताओ ये परिमेय संख्या है, ये बच्चा परिमेय संख्या है, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के संग्रह को क्या बोलते हैं बच्चा लोग, वास्तविक संख्या। ठीक है, तो आप लोग ने वास्तविक संख्या को देख लिया। ठीक है, कि वास्तविक संख्या क्या है, वही चैप्टर का नाम है, और इसी चैप्टर में सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चलें, चलो 12वां नंबर पे क्या है भाई, अवास्तविक संख्या। इसे काल्पनिक संख्या भी कहते हैं। तो भाई अवास्तविक संख्या क्या है, ठीक है, यह एक काल्पनिक संख्या होती है जिसका वास्तविक नहीं होता है। ठीक है, वास्तविक नहीं यानी अवास्तविक होता है। भाई इसका क्या मतलब है, ध्यान समझो। जैसे हम अगर एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है भाई, एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हम लिख दें करड़ी, कहोगे सर करड़ी लिख दिए हैं, अपरिमेय संख्या लिखेंगे क्या, नहीं। सुनो, जैसे हमने 2 लिखा, इसके अंदर माइनस लिख दिया। अब जरा देखो कि सर ऐसी संख्या तो हमने कभी जीवन में देखा ही नहीं किए ना, तो हमारे सर लोग बताए थे। भाई हम है ना, बता रहे हैं ना कि ऐसी संख्या, भाई इनके अंदर कहें, बताओ करड़ी के अंदर अगर माइनस वाली संख्या आएगी तो ये क्या होगी, अवास्तविक संख्या। क्या होगी बच्चा, अवास्तविक संख्या, यानी काल्पनिक संख्या। हालांकि इनके बारे में वो ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। ठीक है, हमारा मेन टॉपिक है वास्तविक संख्या। ठीक है, तो वास्तविक संख्या तो हमने सीख लिया कि वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। सारी संख्याएं भी हमने सीख लिया है। अब आगे हम लोग क्या देखेंगे, देखिए ये जितना भी हम लोग पीछे पढ़े हुए हैं, यह इस अध्याय का यानी अध्याय 1 का इंट्रोडक्शन था। सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन में आ गई। अब इसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे भाई, इसके आगे हम लोग एग्जाम्पल लगाएंगे, फिर एग्जाम्पल लगाने के बाद प्रश्नावली को स्टार्ट कर देंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो चलिए आ जाओ भाई। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भाई हैं, इनको भी ज़रा ध्यान समझो, परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु लाए हैं हम लोग। ठीक है, क्या कह रहा है पहला नंबर कह रहा है कि एक न तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, एक न तो भाज्य संख्या है न तो अभाज्य संख्या है, याद रखे रहना। ठीक है, दूसरी चीज़, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभी हमने बताया था ना कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2, इसे भी याद रखे रहना। 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है, ये भी हमने बताया कि 2 क्या है, अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है। और क्या है, सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। सभी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, विषम होती हैं। कैसे, जैसे ये बताओ, 1 तो अभाज्य संख्या नहीं है, क्या है, 3 बताओ अभाज्य संख्या है ना, 5 क्या है, अभाज्य सम है, लेकिन ये विषम भी तो है। ठीक है, तो यानी सभी अभाज्य संख्या क्या होती है, विषम संख्या। ठीक है, तो ये तो छोटा सा 2-4 पॉइंट है, इनको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा इसके डीप में नहीं जाना है हमें। ठीक है, चलिए आगे हम लोग सीखते हैं भाई, आगे हम लोग सीखते हैं। ठीक है, जो हमारे इस प्रश्नावली 1.1 है उसके लिए एक प्रमेय बुक में हालांकि दिया है, ज़्यादा इसके प्रमेय कोई उत्पत्ति की बात हम नहीं करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा बस खाली इसको समझने के लिए दिया है कि आप इसको समझ लीजिए, बस काम हो जाएगा आपका। इस प्रमेय से कोई लेना देना नहीं है आपके वास्तविक जीवन से। ठीक है, प्रमेय क्या है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है, जरा ध्यान से समझिएगा आप लोग। क्या करें, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसका क्या मतलब है, कोई भाज्य संख्या है, चलिए जैसे हमने लिख दिया 50, क्या लिख दिया बच्चा, 50। ठीक है, चलो 50 लिखो, 50 का अभाज्य गुणनखंड करिए। ठीक है,
कहोगे सर किससे कटेगा, 2 से, कितना आ गया 25, किससे कटेगा 5 से, कितना आ जाएगा 5, फिर 5 से काटेंगे 1। अब यही क्या कह रहा है कि जो सर 50 नहीं है, जो सर 50 नहीं है, उस 50 को क्या कीजिए, भाज्य संख्या को, ये 50 क्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल, बताओ ये क्या है, 2 5 5 क्या है, अभाज्य संख्या है ना, अभाज्य संख्याओं के किस में लिख दीजिए, गुणनफल में, यानी 2 एक ही बार है तो इसको हम लिखेंगे 2 के घात में 1 इंटू 5 कितनी बार है, 2, यानी 5 के घात में 2। अब जरा ध्यान समझना, ये हमारा है भाज्य संख्या, ये कैसी संख्या है बच्चा, भाज्य संख्या, ठीक है, कुछ खास प्रमेय नहीं है, बस आपको समझ लेना है, ठीक है, ये भाज्य संख्या, ये दोनों क्या है हमारे, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है, ये दोनों हैं अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या के गुणनफल में हम लिख दिए कि नहीं, ठीक है, यही हमारा क्या है, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, यानी इसके कहने का मतलब है प्रत्येक भाज्य संख्या, जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं उनके अभाज्य संख्याओं यानी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में क्या किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। भाई गर्मी बहुत है, लेकिन आपके लिए भाई जाग के वीडियो बनाना पड़ा है, आज रात के 9-10 बज गए हैं, लेकिन भाई आपको कल वीडियो देना है, इसलिए ये वीडियो बिना कंप्लीट किए, यानी प्रश्नावली 1.1 को इस वीडियो में फाइनल आपको देंगे, ठीक है, आपको कहीं दूसरा वीडियो नहीं, ठीक है। चलिए, ये आप समझ गए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद क्या है, थोड़ा सा कुछ चीज़ें हैं एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। अब तुम लोग कहोगे सर आप हमारे साथ हमेशा मजाक करते रहते हैं, भाई एचसीएफ एलसीएम कौन बताता है आज के युग में, भाई अब क्या करें, तुम्हारे हाई स्कूल के सिलेबस में एचसीएफ एलसीएम ही है, तो दोनों ही बताना ही पड़ेगा हमें, ठीक है। अब तुम्हारे लिए कोई एमएससी का थोड़ा थ्योरी ला के देंगे हम, भाई जो बुक में है वो बताना पड़ेगा हमें। अब क्या है इसको ज़रा समझते हैं, एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है, कैसे निकालेंगे, ठीक है। अभी जो लिखा है उस पर गौर नहीं करते हैं ना, गौर नहीं करते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। सर देखिए, हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं कि कैसे आपको एलसीएम निकालना है और कैसे आपको एचसीएफ निकालना है, ठीक है। ऊपर क्या लिखा है बस कॉपी में लिख देना, अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा बच्चा लोग, इसलिए लिख दिए गए हैं, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, ज़रा उनके बात में समझो। जैसे हमने 2 संख्याएँ लिया, 2 संख्याएँ हमने लिया 50 और ले लेते हैं 100, क्या बच्चा लेते हैं 50 और क्या लेते हैं 100, इनका हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है एंड हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। कैसे निकालेंगे ध्यान से समझना। अगर 2 संख्याएं दिया हो आपके पास, 3 संख्याएं दिया हो, 4 संख्याएं दिया हो, 5, कुछ भी दिया हो, कोई दिक्कत नहीं, पहले इनका आप अभाज्य गुणनखंड करिए। अब कहोगे सर अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, भैया एलसीएम कर दो, एलसीएम का मतलब होता है इनको खंडित कर दो, ठीक। 50 को ले लो, ठीक है बच्चा लोग, 50 को ले लो, हाँ मिट जाओ भाई। उसके बाद आप ले लीजिए 100 को, किससे कटेगा 50, 2 से, कितना आ गया 25, किससे कटेगा 5 से, कितना आ गया 5, फिर 5 से काटेंगे 1, 100 को किससे काटेंगे 2 से, कितना आ गया 50, 2 से फिर काटे कितना आ गया 25, फिर किससे काटे 5 से, 5, 5 1 कम 5, ये कर दिए। चलो अब ज़रा ध्यान से समझो, 50 बराबर 50 का भाज्य गुणन क्या है, 2 है, 2 के घात में 1 लिख सकते हैं बच्चा, ठीक है। 5 कितनी बार है, 2 बार है, यानी 5 के घात में क्या हो जाएगा 2, ठीक। उसके बाद 100 को भी लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं बच्चा, 100 को भी लिख लेते हैं। 100 क्या है भाई, 2 हमारा 2 बार है ना, ठीक है, यानी 2 के घात में 2, और 5 कितनी बार है, 2 बार, यानी 5 के घात में 2, कितना लिख लिए। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम, क्या निकालना, पहले सॉरी एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ। अब किसका एचसीएफ निकालना है, ज़रा ध्यान समझना, हमें एचसीएफ निकालना है 50 और 100 का, ठीक है बच्चा, 50 और 100 का एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालना, ध्यान समझना, दोनों में देखना, इसमें भी और इसमें भी, ध्यानपूर्वक देखो, निगाहें गड़ा दो, एकदम से छेद हो जाए बोर्ड, ठीक है। दोनों में जो मिले भाई, दोनों में जो मिले, ठीक है, और सबसे छोटी घात दोनों में मिले और उसकी एकदम न्यूनतम घात यानी सबसे छोटी घात को लेना है, ठीक है। तो भाई इन दोनों में 2 मिल रहा है क्या, चलो ठीक है 2 मिल रहा है, यहाँ 2 घात है, मतलब 2 के घात में 2 है,
यहाँ पे कितना है 1, तो दोनों में छोटा घात कौन होगा? 2 के घात में 1, तो यहाँ लिखेंगे 2 के घात में 1। और इसमें भी दोनों में बराबर है, यानी 5 के घात में क्या ले लेते हैं? 2। ठीक है, 5 घात में क्या लेते हैं? 2। भाई बराबर है, ठीक है, तो 2 ही 5 घात में 2 ही ले लेंगे। ठीक, अब देखो दोनों का भाई इसका 2 5 5 25 गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा? 25 दूना 50। ठीक है, इसका एचसीएफ कितना आ गया बच्चा? 50। ठीक है, यानी 50 और 100 का अगर हम एचसीएफ की बात करें, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें, तो कितना आ गया बच्चा? 50। ध्यान क्या देना है? दोनों में जो मिले यानी उभयनिष्ठ हो, यही लिखा है। संख्याओं में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल, सबसे छोटी घात का गुणनफल, दोनों में जो मिले और सबसे छोटी घात हो, वही हमारा क्या कहलाता है बच्चा लोग? एचसीएफ। ठीक है, अब हम अगर एलसीएम की बात करें, एलसीएम, ठीक है, अगर हम एलसीएम की बात करें, किसका एलसीएम निकालना है भाई? हमें 50 और 100 का ना, 50, 100, इनका हमें क्या निकालना है? एलसीएम। क्या करेंगे? जो दोनों में मिले और सबसे बड़ी घात, जो दोनों में मिले या ना मिले, मिल जाए तब तो ठीक है भाई, नहीं मिलेगा तब पर भी क्या है? ठीक है भाई। देखो जैसे मम्मी पापा होते हैं ना भाई, बेटवा काम करे या ना करे भाई, खाना तो खिलाते ही हैं। यहाँ पे सेम केस वही है भाई, दोनों मिले या ना मिले, खाना खिलाना है, यानी लिखना ज़रूर है। तो दोनों में जो मिले और सबसे बड़ी घात, एचसीएफ में सबसे छोटी घात, एलसीएम में सबसे बड़ी घात, तो दोनों में मिले, देखो दोनों में ये मिल रहा है और सबसे बड़ी घात, मिल जाए ठीक है, नहीं मिलेगा फिर भी लिखना है, याद रखे ना, मिल जाए ठीक है, नहीं मिलेगा फिर भी लिखना है। चलो दोनों में ये मिल रहा है और 2 के घात में कितना है? 2, तो पहले सबसे बड़ी घात, उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चा लोग? 5 के घात में 2। ठीक, अब ज़रा ध्यान समझो, 2 दूना 4, 5 पचे 25, 25 चौका 100, ये आ गया हमारा एलसीएम। ठीक है, अब हमारे ख्याल से ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ये कठिन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन लगाते रहेंगे तो आपको समझ में आती रहेगी। ठीक है, एक चीज़ें हैं उनको आप ध्यान से समझिए। 2 धनात्मक पूर्णांक अगर दिए गए हैं, ठीक है, 2 धनात्मक पूर्णांक यानी धन पूर्णांक अगर दिया गया है, मान लेते हैं 2 धनात्मक पूर्णांक, माना 2 धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, ए और बी हैं दिए रहने पर, ठीक है, हैं, ठीक है, तो क्या होता है भाई? एक सूत्र होता है इस चैप्टर में, खाली एक ही फॉर्मूला है, HCF A, B इंटू में LCM A, B बराबर A इंटू B। ठीक है, अब ध्यान से चलिए, ये क्या है? ये क्या है? फार्मूला है भाई, देखो कैसे है, HCF इंटू में एलसीएम बराबर A इंटू बी। क्या है? 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं धनात्मक, सॉरी बच्चा लोग, ये आ जाएगा आपका धनात्मक। ठीक है, देखो बोलेंगे कैसे? एलसीएम गुणत्ते एचसीएफ बोल दो, या एचसीएफ गुणत्ते एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणत्ते दूसरी संख्या। अब भाई तुम्हें एलसीएम एचसीएफ पूछेगा तो 2 संख्याएं तो दिया ही रहेगा, 2 संख्याएं तो दिया ही रहेगा, तो यही ए है, यही क्या है? बी है। ठीक है, तो ये पहली संख्या है, ये कौन सी संख्या है? दूसरी संख्या है, यानी बोलेंगे क्या? एचसीएफ गुणत्ते एलसीएम, एचसीएफ गुणत्ते एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणत्ते दूसरी संख्या, और कोई दूसरी संख्या नहीं है। ठीक है भाई, यही एक फार्मूला है, ये भाई फार्मूला है। ठीक है बच्चा लोग, यह है फार्मूला, ठीक है, ये यू है फार्मूला, आप लोग इस फार्मूले को नोट कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे, कुछ बेसिक चीज़ें था जिनको हमने आपको डीप में बता दिया, एलसीएम क्या होता है, एचसीएम क्या होता है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है। ठीक है, इन सबको हमने बता दिया। अब हम क्या करेंगे, उदाहरण की ओर चलते हैं और उदाहरण को बड़े आराम से लगाते हैं। ठीक है, चलिए पहली संख्या, भाई इनको इम्पोर्टेंट कर लेना ज़रा, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में बहुत तेज पूछते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पेपर में, अभी तुम्हारा अर्धवार्षिक का पेपर होगा ना जब यहाँ पे, या प्री बोर्ड का पेपर होगा जब स्कूल में, तो ये क्वेश्चन पूछ ही सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या करा है,
थोड़ा सा, ठीक है, अरे सॉरी, यहाँ पे 4 के पावर में n होगा, ये नहीं, ठीक है, 4 के पावर में n होगा और यहाँ भी 4 के पावर में n ही होगा, ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखिएगा क्या है, उदाहरण नंबर 1 क्या है, कह क्या रहा है। पहले क्वेश्चन को देखा करो बड़ी प्यार से, ठीक है, बड़े प्यार से आप लोग क्वेश्चन को पहले देखिए। क्वेश्चन कह क्या रहा है, इनको इज्जत दीजिए भाई। अभी तुम्हारे घर मेहमान आएंगे भाई, उनको इज्जत नहीं दोगे, ले जाके पानी देना है तो इसे फेंक दोगे, आराम से दोगे पानी पीने के लिए, ठीक है। ऐसे ये क्वेश्चन होते हैं, अगर तुम आराम से इनको पढ़ोगे नहीं, आराम को इनको इज्जत नहीं दोगे, ठीक है, तो इनका आंसर वही नहीं आएगा, इसका आंसर वही नहीं आएगा। तुम लगा दोगे पूरा क्वेश्चन लेकिन इसका आंसर आने वाला नहीं है, और फिर ऐसे खजुआ के कहोगे कपार कि सर जी आप लगाते हैं तो आंसर आ जाता है, हम लोग लगाते हैं तो आंसर नहीं आता। भाई हम लगाते हैं तो बहुत देखो प्यार से इनको भाई देखते हैं, फिर उसके बाद लगाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बच्चा कि संख्याओं 4 के घात पे n, 4 के घात में n पर विचार कीजिए। संख्या 4 के घात में n पे हमें क्या करना है, विचार करना है, ठीक है। जहाँ n एक प्राकृत संख्या है, हमने बोला प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 से लेकर अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी हमारी क्या होती हैं बच्चा लोग, प्राकृत संख्या, ठीक। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 घात में n अंक शून्य यानी 0 पर समाप्त होगा। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है बच्चा लोग, आइए अपने इंडिया वाले स्टाइल में सीखते हैं इसको, ठीक। कह रहा है 4 के घात में n पर क्या कीजिए, विचार कीजिए, विचार कीजिए। क्या मतलब है इसका, विचार कीजिए। भाई सोचो कि n क्या है, n बराबर होगा 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे, ठीक, ये सारी संख्या होंगी। अगर हम 4 के घात में n की बात करें, विचार करना है ना, ठीक है, कोई संख्या अंक शून्य पे समाप्त होती है तो उसमें खास बात क्या होती है बच्चा लोग, जरा उसको ध्यान समझो। जैसे संख्या हमारा 10 हो गया, 10 बताओ 0 पे समाप्त है क्या, ठीक है। उसके बाद बताओ संख्या 20 हो गया, 20 भी 0 पे समाप्त है, उसका लास्ट वाला अंक 0 पे समाप्त हो गया है। 30 40 ऐसे करके डेढ़ बहुत सारे होंगे। अच्छा, इनमें खास बात देखो क्या है, इनमें खास बात क्या है भाई। अगर कोई पढ़ता है, ठीक है भाई, कहते हो कि हम पढ़ने में बहुत कमज़ोर हैं, वो लड़का फलाने का लड़का बहुत पढ़ने में ठीक है, तो भाई ये देखा करो उसके अंदर खास बात क्या है भाई, वो पढ़ता क्यों है, इतना पढ़ने में तेज़ क्या है, उसके खास बात। तुम लोग ये सोचते हो कि भाई वो पढ़ने में तेज़ है, हम गधे हैं, ठीक है, हम उसका रिजल्ट बढ़िया आता है, हमारा रिजल्ट ख़राब आता है, ये नहीं सोचते कि उसके अंदर खूबी क्या है और तुम्हारे अंदर खूबी वो नहीं है, ठीक है। देखो इनके अंदर खूबियाँ क्या है कि ये 0 पे समाप्त हो रही हैं। बताओ 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 5, क्या बताओ, तुम बताओ, 5 दूना 10 हो जाएगा, चलो। 20 को लिख सकते हो 2 गुणित 2 दूना 4 दूना 2 दूना 4, 4 पंजे 20, क्या लिख सकते हैं, चलो ठीक है। इसको लिख सकते हो क्या, ज़रा ध्यान समझो, इसको लिख सकते हो 2 तियाँ 6, अच्छा पंजे 30 लिख सकते हैं, चलो। 40 को लिखो 2 दूना 4 दूना 8, 8 पंजे 40, इतने में ही काम हो जाएगा। अगर इनमें खास बात अगर हम ढूंढें तो क्या होता है, सब में 2 5, 5 दूना 10, 2 5 2 5 2 5 है क्या, यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर 2 गुणित 5 है, बढ़ा देंगे तो 10 आ जाता है, क्या गुणा कर देते हैं, और 10 का किसी भी, जैसे 4 में अगर 10 का गुणा करेंगे तो बताओ 40 आता है, ये संख्या 0 पे समाप्त हो गई ना। यानी कहने का मतलब, यानी कहने के मुताबिक अगर हम इसके चलें, ठीक है, तो क्या होती है कि अगर कोई संख्या 0 पे समाप्त होगी तो ये सभी उसका अभाज्य गुणनखंड किए हैं बच्चा लोग, ठीक है, तो उसके अभाज्य गुणनखंड में, क्वेश्चन कहाँ गया भाई, चलिए ठीक है, क्वेश्चन ये ना, तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अगर उपस्थित हैं तब वो संख्या 0 पे समाप्त होगी, अन्यथा वो 0 पे समाप्त नहीं होगी। और ये थ्योरिकल क्वेश्चन है, तो थ्योरी के साथ हम इसको लिखेंगे, ठीक है, तो आपको समझ में ही आ गया होगा कि अगर कोई संख्या 0 पे समाप्त होगी तो उसके अभाज्य गुणनखंड में
2 और 5 उपस्थित होंगे। ठीक है, तो इसी बात को हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हल में क्या लिखेंगे भाई, उसको लिखते हैं कि चूँकि हम जानते हैं कि यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित होने चाहिए। ठीक है, अगर कोई संख्या शून्य पे समाप्त होगी तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित होंगे, तभी, अन्यथा नहीं। ठीक है, इसलिए भैया हम क्या करते हैं भाई, इसलिए 4 के घात में n पे पूछा विचार कीजिए ना। 4 घात में n को हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं 2 × 2, ये लिख सकते हैं। चलो ध्यान समझो, 2 के घात में n भी था, इनका अभाज्य गुणनखंड किए हैं, और 2 के घात में n। जरा एक बात समझो, यहाँ पे 2 के घात में n है, यानी 2 तो है, लेकिन इसमें 5 के घात में नहीं है, यानी 5 नहीं है। ठीक है, तो 2 के घात है लेकिन 5 यहाँ पे नहीं है, तब फिर क्या कहते हैं हम भैया इनको, भाई गर्मी बहुत है। ठीक है, 4 के घात में n के अभाज्य गुणनखंड में 2 तो उपस्थित हैं लेकिन 5 उपस्थित नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 4 ऐसे ही लिख दो, 4 घात में n के अभाज्य गुणनखंड में 2 तो उपस्थित हैं परंतु 5 उपस्थित नहीं है। अतः 4 के घात में n, ठीक है, n के n के किसी भी मान के लिए n के किसी मान के लिए 4 के घात में n अंक 0 पर समाप्त नहीं होंगे। ठीक है बच्चा लोग, देखो ये थ्योरिकल थोड़ा सा था, इसमें परिभाषाएं लिखना था, तो इनको आप एक बार पढ़िए फिर उसके बाद लिखिए। लेकिन ये ध्यान दीजिए कि अगर किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 उपस्थित हैं तो वह संख्या हमारा 0 पे समाप्त होगी, अन्यथा वो 0 पे समाप्त नहीं होगी। अगर आप इतना जानते रहेंगे तो ये क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। ठीक है, अगला क्या है भाई, देखिए अगला क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 2, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और क्या ज्ञात करना है, एलसीएम, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। पहले क्वेश्चन को लिखते हैं, 6 दिया है, उसके बाद क्या दिया है 20। ठीक है, इनका हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। चलो 6 का करो तो क्या होगा, 2 तियाँ 6, 3 एक कम 3। उसके बाद किसका करना है बच्चा लोग, 20 का। तो 20 का करेंगे, 2 दहां में 20, 2 पंजे 10 और 5 एक कम 5। ये अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, इनको हम क्या लिखेंगे, 6 को क्या लिखेंगे, 2 के घात में 1 गुणत्ते 3 के घात में 1। यहाँ पे 2 कितनी बार है, 2 बार है, यानी 2 के घात में 2 और 5 के घात में 1। तो हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बच्चा लोग एलसीएम ज्ञात करना है और एचसीएफ। तो हमने अभी उधर पीछे वाले स्लाइड में आपको बताया था कि एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों में जो मिले, ठीक है, दोनों में जो मिले और सबसे छोटी घात
और एलसीएम जो दोनों में मिले या ना मिले, और सबसे बड़ी घात, ठीक है। तो चलो उनका गुणनफल भाई तो लेते हैं, हमें निकालना है सबसे पहला काम HCF, तो लिखेंगे HCF, ठीक है। HCF किसका किसका निकालना है, 6 और 20 का, 6 और 20 का HCF निकालना है। देखो दोनों में जो मिले और सबसे छोटी घात, बताओ इन दोनों में 2 ही मिल रहा है और सबसे छोटी घात कहाँ पे है, 2 के घात में 1, तो ये आ गया 2 के घात में 1, यानी क्या आ गया 2, ठीक है। अब सुनो 3 तो मिल ही नहीं रहा है, 5 तो ऑलरेडी नहीं है, ठीक है। तो इसका HCF कितना आ गया बच्चा लोग, 2। अब हमें क्या करना है, LCM ज्ञात करना है, तो LCM भी ज्ञात कर लेते हैं। LCM 6 और 20 का, तो 6 और 20 का हमें क्या ज्ञात करना है बच्चा, LCM दोनों में मिले या ना मिले और सबसे बड़ी घात। देखो दोनों में बड़ी घात कौन है, 2 के घात में 2, बताओ 3 है क्या, नहीं है, फिर भी ले लो भैया। जैसे भंडारे होते हैं ना और शादी होता है ना, शादी विवाह में जिनको कार्ड दिया रहता है वही आते हैं, लेकिन भंडारे में भैया खुला न्योता, भाई सब आ सकते हैं, भाई दूसरे गांव के या तीसरे गांव के सभी लोग आ सकते हैं, भैया यही है, भैया भंडारा ही हो रहा है। आप देखो 3 के घात में 1, 5 के घात में भी 1, मिले चाहे ना मिले, बताओ गुणा कराओ, 2 दूना 4, 3 पछे 15, 15 चौका भाई 15 चौका कितना होगा, 15 चौका कितना होगा 60। चलो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर, ठीक है। तो हमने LCM ज्ञात कर लिया और HCF भी क्या कर दिया, ज्ञात कर लिया, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका क्या ज्ञात कीजिए, LCM, ठीक है। चलिए ज्ञात करते हैं। पहले संख्या कौन कौन दिया है, 96, तो भाई लिखते हैं 96। उसके बाद क्या दिया है 404, उसको भी लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे बच्चा, ठीक, 96 का LCM निकालेंगे, फिर उसके बाद 404 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये किससे कटेगा, 2 से, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छक्का 12, 2 तियाँ 6, 3 एकम 3, ठीक है। उनका भी कर लेते हैं भाई, 2 से कटेगा 4 है लास्ट में, तो 2 दूना 4, 0, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 0 1। और हमारे ख्याल से ये नहीं लगता भैया कि 101 किसी के पहाड़े में आता होगा, तो 101 हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है जो स्वयं से ही कटेगा, ठीक। तो ये 101 एकम 101, ठीक है। तो इनको लिखते हैं। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, सॉरी देखो भैया 5 बार है। 3 कितनी बार है, 1 बार है, तो 3 के घात में 1। इधर देखो 2 कितनी बार है, 2 बार है। उसके बाद बताओ कितनी बार है भाई, 101 1 बार है, चलो 1 लिख रहे हैं, ठीक है। करते हैं, इनका क्या निकालना है, सबसे पहला काम HCF, तो लिखेंगे HCF किसका, 96 और 404 का निकाल दो, दोनों का HCF। दोनों में जो मिले और सबसे छोटी घात, तो दोनों में क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, और यहाँ घात 5 है, यहाँ घात 2 है, तो क्या लेंगे, 2 के घात में 2। बताओ इनका तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा है, तो इनको छोड़ो। देखो ये शादी वाले लोग हैं, ठीक है, जो मिलेगा उन्हीं को हम लेंगे, सबको नहीं लेने वाले, ठीक है। तो 2 घात में 2 यानी 2 दूना कितना आ गया, 4। ये हमारा HCF का कितना आ गया बच्चा, 4 आ गया। अब हमें HCF ज्ञात हो गया, तो हम क्या निकाल लेंगे, LCM, ठीक है। तो LCM निकालने के लिए ज़रा ध्यान समझो, हम अभी सूत्र पढ़े हुए हैं, ठीक है, अभी सूत्र पढ़े हुए हैं ना, ठीक। अब कहोगे सर LCM काहे ऐसे नहीं निकालना है, भैया सब एक ही मेथड से लगाओगे क्या, थोड़ा सा तो चेंज करना पड़ेगा ना। देखो होता है LCM या HCF लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चा। देखिए यहाँ पे HCF पहली संख्या कितनी है, 96 404, इनटू में LCM पहली संख्या कितनी है, 96 और कितना हो गया 404 बराबर, ठीक है। इनको अब इरेज कर देते हैं, ठीक है, इनका तो कोई काम है नहीं, इनका तो हो गया भाई, ठीक है। ये रफ कार्य है, आपको इन सब कॉपी में नहीं उतारना, बस खाली इधर के ना। तो बराबर क्या होती है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। पहली संख्या कितनी है बच्चा, रुक जाओ यार,
पहली संख्या 96 इंटू 404, ठीक है। अब ध्यान समझो, HCF हमने निकाला है क्या सर, कितना आया है 4, तो HCF की जगह हम क्या लिख देंगे 4 गुणित्ते LCM 96,404 बराबर 96 इंटू में 404। 4 गुणा में है, उधर जाएगा किस में हो जाएगा, बटा में। भाई एक चीज़ तुम्हें बता दें, एक चीज़ जान लेना मैथ में क्या, बराबर के उस बगल जाने का नियम एक होता है क्या भाई, अगर कोई प्लस में है बराबर के उस बगल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, अगर माइनस में है बराबर के उस बगल जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में। कोई चीज़ गुणा में है तो उधर जाएगा भाग में, इधर भाग में है तो उधर जाएगा किस में हो जाएगा, गुणा। भाई हम ऐसा कर रहे हैं, इधर से उधर ले जा रहे हैं, उधर से भी आएगा तब पर भी चेंज होंगे, चिन्ह परिवर्तन होगा। उसके बाद अगर कोई अंडर रूट में रहेगा तो वहाँ पे जाएगा तो स्क्वायर में, और अगर कोई स्क्वायर में रहेगा तो उधर जाएगा तो अंडर रूट में। भाई इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, पता है तो भाई बहुत ही अच्छी बात है, आप एकदम टैलेंटेड बच्चे हैं। नहीं मालूम है तो भाई सबके श्रेणी में वो आप ही भी आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ज़रा ध्यान से समझो, यहाँ पे ये चीज़ किस में है, गुणा में है, उधर जाएगा भाग में, यानी LCM 96,404 बराबर 96 इंटू 404 बटे में कितना हो जाएगा 4। क्या ये 4 से कट सकता है बच्चा, 4 एकम 4 0, 4 एकम 4 क्या आएगा 96 इंटू में, ठीक है। सॉरी भाई सॉरी, देखो गुणा करा दो इनका, 96 कम, एक मिनट बच्चा लोग रुक जाओ। देखो 96 कम कितना हो जाएगा, 96 की 6, यहाँ पे कितना बचेगा कैरी 9, तो 96 कम 96। अब जरा ध्यान समझो कि LCM 96,404 गुणा करा लो भाई, ठीक है। कितना आ गया, ये आ गया 96, ठीक है। तो हालांकि हमने HCF LCM इसमें फाइनल कर लिया। अगला क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर एग्जाम्पल, हमारे ख्याल से लास्ट एग्जाम्पल यही है। कराए 6, 72 और 120 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और क्या ज्ञात कीजिए, LCM। चलो ज्ञात करते हैं आराम से भाई। देखो 6 दिया है, 6 लिख लो, 72 दिया है, 72 लिख दो, 120 दिया है, 120 लिख दो, ठीक है, लिख सकते हो भाई, इतना तो लिख ही सकते हो। अब एक काम करो, लाइन खींच सकते हो, 6 का एक बार निकाल लो, ज़्यादा हो गया भाई। उसके बाद 72 का, उसके बाद 120 का। चलो सबका निकालते हैं भाज्य गुणनखंड। किससे कटेगा, 2 से, 2 तैयाँ 6, 3 एक कम 3। ये किससे कटेगा भाई, 2 से काटो, 2 तैयाँ 6, 2 छक्का 12, 2 एक कम 2, 2 अठे 16, 2 नवा 18। किससे कटेगा, 3 से, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, ठीक है। 120 को देखो, 2 से कटेगा, कितना आ जाएगा 30, फिर 2 से 15, 3 से काटेंगे 5, 5 एक कम 5। सबको लिखो भाज्य गुणनखंड के रूप में। 6 को क्या लिखेंगे, 2 के घात में 1 गुणित्ते 3 के घात में बच्चा लोग 1। 72 को क्या लिखेंगे, 1 2 3, 3 है ना, यानी 2 के घात में 3 और 3 के घात में 2। इसको क्या लिखेंगे, 1 2 3, ठीक है, यानी 2 के घात में 3 गुणित्ते 3 के घात में 1 गुणित्ते 5 के घात में 1, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, LCM HCF किसका किसका निकालना है, 6 का, 72 का और 120 का, ठीक है, निकाल दो। हमने क्या बोला था कि जो सब में मिले और सबसे छोटी घात, वही हमारा क्या होता है, HCF। तो दोनों में क्या क्या मिल रहे हैं बच्चा, ध्यान समझना। इधर क्या मिल रहा है, 2 सब में मिल रहा है, और सबसे छोटी घात इसका क्या है, 2 के घात में 1। 3 भी मिल रहा है, सबसे छोटी घात क्या है, 3 एक कम 3। 5 मिल ही नहीं रहा है, 3 दूना 6, ये HCF आ गया, ठीक है, ये आ गया HCF। उसके बाद हमें क्या निकालना है, LCM। क्या निकालना है बच्चा, LCM। सुनो किसका, 6, 72 और 120 का। ज़रा ध्यान सुनो, दोनों में जो मिले या ना मिले,
और सबसे बड़ी घात हम लेते हैं, ठीक है। मिलेगा तो अच्छी बात है, ना मिले कोई बात ही नहीं, ठीक है बच्चों। अब देखो दोनों में जो मिले, ये मिल रहा है, चलो सबसे बड़ी घात क्या है, 2 के घात में 3। इन दोनों में ये बताओ मिले चाहे ना मिले, सबसे बड़ी घात क्या है, 3 के घात में 2 और 5 के घात में 1, गुणा करा दो उसका। 2 के घात में 3 का मतलब 2 दूना 4 दूना 8, 3 त्रिका 9, 5 एकम 5, चलो 8 ऐसे रहने दो, 5 9 कितना हो जाएगा 45, मल्टीप्लाई करा दो इसका। 5 8 है 40 की 0, 4 बचेगा, 5 चौके 20, सॉरी 5 8 है 40 की 0, 4 8 चौक 32, 32 और 4 कितना हो जाएगा 36, यानी कितना आ गया 360। ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। चले अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ये भी फाइनल हो गया। अब आ जाओ भाई, हमारे ख्याल से हम लोग प्रश्नावली की दुनिया में आ चुके हैं और इस प्रश्नावली को बहुत बाकायदे से हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है भाई। गर्मी बहुत लग रही है, ठीक भाई। आप लोग तो बढ़िया मोबाइल में देख रहे होंगे पंखा के नीचे, यहाँ गर्मी में वीडियो बना रहे हैं सिर्फ आप लोग के लिए, तो इसलिए मेहनत से आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। जहाँ डाउट होगा आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि सर यहाँ पे हमें डाउट था, फिर अगले वाली वीडियो में आपको बता दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए हम प्रश्नावली 1.1 को आराम से, क्योंकि भाई हमने देखो एग्जाम्पल सीख लिया, उदाहरण सीख लिया, प्रश्नावली लगाना अब तो ईजी हो गया है, तुम चाहो तो लगा भी सकते हो अपने से, ठीक है। तो प्रश्नावली 1.1 में क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। भाई ना तो एचसीएफ ज्ञात करना है ना ही एलसीएम ज्ञात करना है, बस जितनी भी संख्याएं हमें दिया है उनको हमें अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख देना है, ठीक है। कैसे लिखेंगे ध्यान समझो। 140 से पहला नंबर लेते हैं 140 को, बाकी 1 2 बताएंगे और बाकी सब होमवर्क रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि इसको तो कर ही सकते हो। 140 का आप अभाज्य गुणनखंड करिए, 2 से कटेगा 70 आ जाएगा, 2 से फिर काटो 35 आ गया, 5 से कटेगा 5 7 35, 7 एकम 7, ठीक है। इनको कैसे लिखेंगे भाई, 2 कितनी बार है 2, यानी 2 के घात में 1, 5 कितनी बार है 1 बार, यानी 5 के घात में 1, 7 कितनी बार है 1 बार, यानी 7 के घात में 1, हो गया, बस हो गया, यही फाइनल आंसर, ठीक है, यही फाइनल आंसर है, दूसरा नहीं। अगर हम दूसरा की बात कर दें, ठीक है, दूसरा कितना दिया 156, इसको लिखना है तो सीधा सीधा क्या करेंगे आप लोग, 156 का 156 ही है ना भाई, 156 का, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करिए, 2 से करेंगे, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से काटिए, 2 तैया 6 और 2 9 18, 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, फिर 13 एकम 13, ठीक। क्या आएगा भाई, 2 कितनी बार है 2 बार, 2 के घात में 2, 3 कितनी बार है 1 बार, और 13 भी कितनी बार है 1 बार, बस यही हो गया आंसर, ठीक है। ये सारे आंसर आ गए, बस क्या करना है आपको, अभाज्य गुणनखंड करना है, और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उनको गुणनफल के रूप में क्या कर देना है, लिख देना है, यही हमारा फाइनल क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये 1 2 3 हम लोग ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, भाई एलसीएम कर ही सकते हो, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें हम बताएं आपको, एलसीएम तो इतना ही तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो ये सभी होमवर्क रहेगा आप लोग के लिए, ये होमवर्क घर पे करिएगा आप लोग, ठीक है, बढ़िया आराम से, ठीक है। चलें अगले वीडियो में चलें, सॉरी अगले पेज पे चलते हैं हम लोग, तीसरे नंबर पे आगे क्या भाई, चलो दूसरा नंबर क्या है, चलो दूसरा नंबर क्या है, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करना है भैया, एलसीएम ज्ञात करना है और क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। हम लोग बहुत सारे एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर चुके हैं, तो हालांकि दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसकी जांच के लिए, ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल इतना के बराबर होता है, यानी कहता क्या है, चलो देखो क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले इनका आप क्या निकालिए, इनका आप निकालिए एलसीएम और एचसीएफ निकाल दीजिए, फिर उनका गुणनफल करिए और दोनों संख्याओं का गुणनफल करिए, दोनों को बराबर सिद्ध कर दीजिए। इसके कहने का यही मतलब है ना। तो पहले 2 संख्याएं जो दिया है, पहला नंबर हम क्वेश्चन उठा लेते हैं, क्या दिया है 26 दिया है,
और क्या दिया है 91 दिया है ना। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, फिर 91 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। भाई देखो 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे क्या आएगा, फिर 91 का क्या करेंगे, छब्बीस का करो, 2 एक कम 2, 2 तियाँ 6, 13 एक कम 13, ठीक है। 7 से ये कट जाएगा, हालांकि 7 एक कम 7, 7 त्रिक 21 और 13 एक कम 13। लिखेंगे क्या इसको, 2 के घात में 1 गुणत्ते 13 के घात में 1। इसे क्या लिखेंगे बच्चा, 7 के घात में 1 और यहाँ 13 के घात में 1। अब अगर हम बात करें इनका HCF, तो HCF क्या होता है, जो दोनों में मिले और सबसे छोटी घात यानी न्यूनतम घात की बात करेंगे। तो हम निकालते हैं HCF किसका 26 और 91 का 26 और 91 का हम क्या निकालते हैं HCF। दोनों में मिल कौन रहा है, 2 तुम है ही नहीं, 7 भी नहीं है, 13 यही मिल रहा है, ठीक है। तो 13 के घात में 1 यानी 13 ही आएगा, ठीक है, सीधी सी बात है। उसके बाद क्या निकालते हैं इसका LCM, ठीक है, इसका क्या निकालते हैं LCM। चलो LCM किसका निकालते हैं, 26 और 91 का। चलो दोनों में जो मिले या ना मिले उससे मतलब नहीं है, सबसे बड़ी घात 2 ले लेंगे, 7 ले लेंगे, 13 ले लेंगे। अब सुनो 2 गुणत्ते 13 सते 91, 2 एक कम 2, 2 9 18, 182 आ गया। चलो ये क्या आया है LCM, या गया बच्चा लोग LCM, या गया आपका LCM 26 और 91 का, ठीक है, 26 और 91 का ये LCM आ गया। हमें ये प्रूफ करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, देखिए इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणत्ते LCM के बराबर होता है कि नहीं, ये हमें प्रूफ करना है। तो पहले दो संख्याओं का गुणनफल लेते हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणत्ते क्या दिया है LCM, ठीक। दो संख्याएं क्या क्या दिया था, 26 गुणत्ते 91 बराबर, ठीक है। आप LHS और RHS लेकर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों साथ में ही कर देते हैं, ठीक है। HCF कितना निकाले हैं भाई 13, LCM कितना निकाले हैं 182, ठीक है। अब सुनो हम इन दोनों का गुणा करा देते हैं, ठीक है भाई। 26 का 91 में गुणा कराएंगे कितना आएगा, देखो हम गुणा करा देते हैं, ठीक है। 26 का 91 में 26 का है, 26 का 91 में हम इधर करा देते हैं, 91 का 26 में गुणा करा देते हैं ना, ठीक है। 6 एक कम 6, 6 9 54 की पूरा 54 रहेगा, फिर 2 एक कम 2, 2 9 18, ठीक है। 6 6 8 5 13, 1 1 2 यानी 23 66, या गया 23 66। और इन दोनों का भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 23 66 ही आएगा। यानी यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देखे होंगे कि LHS बराबर क्या आ गया RHS, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था कि दो संख्याएं जो दिया है उनका हम गुणा करा देंगे, ठीक है, और जो हमारा HCF और LCM निकला है उनका भी गुणा करा देंगे, तो क्या ये दोनों बराबर आएंगे, यही हमें जांच करने के लिए कहा था, हमने ये कर दिया। अब बच्चा लोग ये दूसरा और तीसरा, ठीक है, आप सभी लोग को होमवर्क रहेगा। दूसरा तीसरा आप सभी को क्या रहेगा, होमवर्क। आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या कर रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और क्या ज्ञात कीजिए LCM। HCF ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है, भाई सेम प्रोसेस, वही क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग चाहो तो लगा सकते हो, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो बच्चा,
पहला क्वेश्चन लगा देते हैं हम, बाकी 2 होमवर्क में देंगे आप लोगों को। पहला क्वेश्चन क्या है, 12, 15 और क्या दिया है बच्चा लोग, 21। ठीक है, पहले हम 12 को लिख लो, उसके बाद 15 को लिख लो, उसके बाद 21 को लिख लो। सबका गुणनखंड करो, अभाज्य गुणनखंड। 12 का कर दो, 15 का कर दो, 21 का कर दो। ठीक है, 2 से कटेगा, 2 छक्के 12, 2 तियाँ 6, 3 एक कम 3, 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 5 एक कम 5। ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 सते 21, 7 एक कम 7। लिख दो सारे लोगों को। यहाँ 2 के घात में 2 और 3 के घात में 1। यहाँ क्या होगा, 3 के घात में 1 और 5 के घात में 1। उसमें क्या लिखेंगे, 3 के घात में 1 और 7 के घात में 1। ज़रा बात को समझना, ज़रा बात को समझना आप लोग। पहला काम हमें करना है HCF निकालना है। ठीक है, HCF किसका किसका निकालना है, 12, 15, 21 का। ठीक है, HCF मतलब दोनों में जो मिले और सबसे छोटी घात। बताओ 2 मिल रहा है क्या, नहीं। 3 मिल रहा है क्या, हाँ। यहाँ पे सबसे छोटी घात 1 ही है ना, यानी 3 के घात में 1। 7 मिल रहा है क्या, नहीं, यानी इसका HCF क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, अब HCF के बाद हमें क्या निकालना है, LCM किसका, 12, 15 और किसका निकालना है, 21 का। दोनों में मिले चाहे ना मिले, और सबसे बड़ी घात। बताओ 2 के घात में मिल रहा है क्या, नहीं, लेकिन 2 के घात में 2, 3 के घात में 1, 5 के घात में 1 और 7 के घात में 1। सबका गुणा कराओ, 2 दूना 4। इसका गुणा करा देते हैं, 3 ऐसे रहने देते हैं, 7 पचे 35। ठीक है, और इसका गुणा करा देते हैं, 4 ऐसे रहने दो, 3 पचे 15 की 5 और 3 त्रिका 9 और 1 10। ठीक है, 3 पचे 15 की 5, 3 त्रिका 9 1 10। अब इसका गुणा करा दो, 4 पंजे 20 की 0, यहाँ पे 2, 4 एक कम 4, यानी आ गया ये 420। ठीक है, यानी इसका HCF हमारा आ गया भैया 3। ठीक है, और इसका LCM कितना आ गया, 420। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग को रफ में करना है, फेयर में नहीं करना है। ठीक है, फेयर में सिर्फ इतना ही करना है, और दूसरा और तीसरा इसी प्रकार आप लोग होमवर्क के लिए रहेंगे। आप लोग होमवर्क में इसको ज़रूर ही करना है। ठीक है, चले भैया अगला क्वेश्चन करते हैं। भाई देखो ये मज़ेदार क्वेश्चन है और पेपर के लिए इम्पोर्टेंट ही कर लो, तो हम सोचेंगे कि ज़्यादा बढ़िया काम कर रहे हो तुम। ठीक है, इसको IMP ही कर लो भैया, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। इस प्रकार के बहुविकल्पी प्रश्न मिलते हैं बहुत ज़्यादा। क्या क्वेश्चन कह रहा है उसको लगाते हैं ना। देखो इस क्वेश्चन में हमें कैसे करना है, देखिए भाई जो दिया है पहले छाप लो। ठीक है, देख तक के क्या दिया है भाई, दिया है HCF, दिया है HCF 306,657। इनका कितना दिया है CF 9। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है बच्चा, LCM हमें ज्ञात करना है किसका, 306,657 का हमें क्या करना है, LCM ज्ञात करना है। अच्छा अभी सूत्र पढ़ के आए हैं ना, क्या होता है भाई, अभी सूत्र हम लोग पढ़ के आए हैं, चूँकि सूत्र हम जानते हैं ना, HCF A, B इंटू में LCM A, B बराबर A इंटू B, यानी पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। ये फार्मूला पढ़े थे ना, सेम यही रख दो फार्मूला, डिट्टो कॉपी कर दो इसी को, आंसर आ जाएंगे। ठीक है भाई, HCF कौन कौन सी संख्या है भाई, 306। देखो ये A है, ये क्या है बच्चा, B है ना। 600 कितना हो गया, 57 इंटू में LCM क्या है भैया, 306,657 बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। पहली संख्या कितनी है, 306 है, दूसरी संख्या कितनी है, 657 है। ठीक है, इसका मान हमें दिया है क्या, कितना दिया है, 9। यहाँ 9 गुणित LCM 306,657 बराबर, ठीक है, 306 गुणित 657। ठीक है,
कोई दिक्कत, बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से क्वेश्चन को लगाएंगे, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं है। आप लोग अगर हम ज़्यादा तेज़ से चल रहे होंगे तो भैया थोड़ा सा स्लो कर लो वीडियो को। भाई इतना रफ्तार तो हम बढ़ावा ही करते हैं, ठीक है। रफ्तार तो अपने अंदर कूट कूट के भरी हुई है, ठीक। चलो 9 गुणा में है, उधर जाएगा बटे में हो जाएगा, यानी LCM कितना होगा भाई 306,657 बराबर 306 गुणित 657 बटे में क्या हो जाएगा भैया 9। अच्छा क्या ये 9 से कटेगा? 306 9 से कटेगा। देखो 9 त्रिक 27 कितना बचा 3, 9 त्रिक 27 3 बचा, इसको दिया 36, 9 चौक 36, ठीक है। LCM 306,657 बराबर 34 गुणित 657। अब क्या करना है 657 में हमें किसका गुणा कर देना है 34 का। चलिए गुणा करते हैं। 4 सत्ते 21 की 1 2 कैरी लगेगा, 4 पंजे 20 20 2 22 की 2 2 कैरी, 4 छंग 24 2 26, ठीक है। 3 सत्ते 21 और 1 मिनट रुक जाओ भाई, रुक जाओ, मल्टीप्लाई गलत कर दिए ना, ठीक है। नहीं तो क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। 4 सत्ते 28 सॉरी 21 बोल दिए थे हम ना। 4 सत्ते 28 2, 4 पंजे 20 2 22 की 2, 4 छंग 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, 3 सत्ते 21 की 1, ठीक है। 3 सत्ते 21 की 1 2 कैरी, 3 पचे 15 15 2 17 की 7 1 कैरी, 3 छक 18 और 1 19, ठीक है। यह आ गया 8, यह आ गया 3, 7 6 13 की 3 और 9 2 11, 1 12 की 2, ठीक है, और 1 1 2, यानी यहाँ आ गया तुम्हारा, यह आ जाएगा 22 33 8, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। एक बार गुणा फिर से कर लेना आप लोग, ठीक है, बाकी आंसर आप लोग मिला लीजिए। तो ये क्वेश्चन था हमारा, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चौथा के बाद हम लोग चलते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 5वां क्वेश्चन क्या है भाई, देखो थोड़ा सा यहाँ पे भी मिसप्रिंट है। यहाँ पे 4 के घात में 6 के घात में n होना चाहिए, ठीक है। 6 के घात में n क्या कह रहा है क्वेश्चन, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के घात में n अंक शून्य पे समाप्त हो सकता है। तो हमने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि अगर कोई संख्या 0 पे समाप्त होगी, अगर कोई संख्या 0 पे समाप्त होगी तो उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या उपस्थित होंगे 2 और 5। अगर उपस्थित है तो वह संख्या 0 पे समाप्त होगी, अगर 2 और 5 उपस्थित नहीं है तो वह संख्या 0 पे समाप्त नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए जांच कर लेते हैं भैया। तो चूँकि हम वही लिखेंगे अपना, भाई अपनी कहानी है वही कि बचपन में सीखे हो ना, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए ख़त्म कहानी, ठीक है। सॉरी यार कहावत याद आ गई है, दिल पे मत लेना, ठीक है। ये दिल की बात नहीं है, बाहरी वाली बात है। क्वेश्चन क्या है कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के घात में n अंक शून्य पे समाप्त हो सकता है। देखो क्या लिखेंगे, चूँकि हम जानते हैं, चूँकि लिखेंगे हम जानते हैं कि यदि कोई संख्या बच्चा लोग, यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5। भाई राइटिंग में मत जाना, बहुत ही ख़राब राइटिंग है हमारी, ठीक है। राइटिंग में मत जाना भाई, आप लोग की राइटिंग तो बहुत अच्छी होगी लेकिन हमारी राइटिंग उतनी खास अच्छी नहीं है। 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित होने चाहिए, ठीक है। अगर किसी संख्या में 2 और 5
2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हैं तो वो संख्या शून्य पे क्या होगी, समाप्त होगी। चूँकि या इसलिए 6 के घात में n का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 6 को हम क्या लिखेंगे, 2 × 3, 3 दूना 6 पूरे के घात में n, और बाकायदे लिखेंगे तो 2 के घात में n × 3 के घात में n। ज़रा ध्यान से समझना, 2 हैं लेकिन 5 नहीं है, यानी यह n के किसी भी मान के लिए संख्या शून्य पे समाप्त नहीं होगी। तो वही बात लिख देना है कि अतः 6 के घात में n के अभाज्य गुणन खंड में 2 तो उपस्थित हैं परंतु 5 उपस्थित नहीं है। इसलिए 6 के घात में n के किसी भी मान के लिए 6 के घात में n अंक ये क्या हो रहा है भाई, के लिए 6 के घात में n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होंगे। ठीक है, ये थ्योरिकल क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्वेश्चन लगा चुके हैं, इसमें कोई ख़ास बात है नहीं। ठीक है, पहले की तरह ये क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन हम चलते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए भैया, ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा, सुशील। ठीक है, व्याख्या कीजिए कि इतना भाज्य संख्याएं हैं क्यों। भाई भाज्य संख्या के बारे में जानते हो, स्वयं से भी कटे, किसी अन्य संख्या से भी कटे। ठीक है, एक से तो कटना ही कटना है, तो उसे भाज्य संख्याएं बोलते हैं। तो चलो इनको करते हैं। पहला क्या दिया है भाई, पहला क्या दिया है, 7 × 11 × 13 + 13 दिया है ना। चलो पहला इसको लेते हैं, फिर उसके बाद इसको लेते हैं। अगर हम करें, देखो यहाँ पे 13 है, यहाँ पे भी क्या है 13, मतलब इसमें भी 13 है, इसमें 13 है। 13 को पहले कॉमन ले, 13 को कॉमन ले, क्या बचेगा, 7 × 11 बचेगा, प्लस का यहाँ क्या बचेगा 1, 13 बाहर ही रहने दो, 11 7 कितना हो जाएगा 77 + 1। ठीक है, अब 13 × 77 और 1 कितना हो जाएगा 78। अच्छा जरा ध्यान से बात को समझो, इनका आप चाहो तो मल्टीप्लाई करा दो, यानी चाहो तो इनका गुणा करा दो, चाहो ऐसे छोड़ दो। अच्छा ध्यान समझो, 13 तो स्वयं से ही कटेगा, लेकिन 78 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 8 है, तो स्वयं से भी कट रहा है और किसी अन्य संख्या से भी कट रहा है। तो ये क्या है, भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये भाई 2 से भी कट रहा है, 13 से तो कटेगा ही, यानी स्वयं से भी कट रहा है, यानी 13 से भी कट रहा है और अन्य संख्या से भी कट रहा है। तो ये क्या है भाई, भाज्य संख्या है। इसी प्रकार इसी प्रकार इसको भी हमें करना है, 7 × 6 × 5 × 4। चाहो इसका गुणा करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या इसी पे छोड़ सकते हो, तो आपके नंबर पूरा मिलेंगे। 4 × 3 × 2 × 1 + 5। देखो दोनों में क्या मिलेगा भाई, ये 5 इधर भी है, 5 इधर भी है, ले लो बाहर, अंदर क्या बचेंगे, 7 × 6 × 4, 5 तो ले लिए, × 3 × 2, 1 को तो लिखना नहीं है भैया, यहाँ 1 बच गया, 5 ऐसे रहने दो, सबका गुणा करा दो, 7 छंग 42, 4 तियाँ 12 दूना 24 + 1। ठीक है, 5, इनका दोनों का गुणा कराते हैं ना, यानी 24 का 42 में 24 का गुणा करा देते हैं। चलिए सर, 42 में 24 का गुणा कराते हैं, 4 दूना 8, 4 चौके 16, 2 दूना 4 और 2 चौके 8, यहाँ आ जाएगा 8 6 14, सॉरी 8
6 4 10 की 0 1 कैरी, 8 1 9 और 1 10, ठीक है 1008 आ जाएगा प्लस 1, यानी 5 गुणत्ते 1008 और 1 कितना हो जाएगा 1009, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से इनके विचार कीजिए, ये 5 से तो कटेगा ही, ये लास्ट में 9 है यानी किसी अन्य संख्या से भी कटेगा, तो ये कैसी संख्या है, ये क्या है भाई, यह है भाज्य संख्या है, ठीक है। तो भाज्य संख्या का परिभाषा ही वही होता है कि स्वयं से भी कटे अन्य संख्या से भी कटे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा लोग, भाज्य संख्या, ठीक है। चले, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, 6वां। अब इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और बचा है, लास्ट क्वेश्चन, इसको लगाते हैं और ठीक है, इसको लगाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ, ठीक। पहले इस क्वेश्चन को लगा लेते हैं, फिर किसी खेल के मैदान में, सॉरी समझो पहली बात को, किसी खेल के मैदान के ना, कोई खेल है और खेल का क्या है बच्चा लोग, मैदान है, तो कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों रहेगा भाई मिसप्रिंट हो गया, चारों हो जाएगा, चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, यानी ऐसे एक वृत्ताकार क्या है बच्चा लोग, पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, मतलब कोई व्यक्ति है, इसका यहाँ से यहाँ तक घूमेगा तो एक चक्कर लगाएगा, एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मतलब भाई यहाँ पे एक लड़की है, यहाँ पे क्या है भाई, चलो यहाँ पे लड़की है, इसका नाम क्या है, सोनिया, इसका क्या नाम है, सोनिया। सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है भैया, 18 मिनट। कितना लगता है भाई, 18 मिनट, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को कितने लगते हैं भाई, तो कोई रवि लड़का है, ये लड़की है, ये लड़का है, ठीक है। तो ये हमारा है रवि भाई, रवि को कितना लगते हैं भाई, 12 मिनट लगते हैं, मिनट, ठीक है। सोनिया को इसी वृत्ताकार मैदान को चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, ठीक। और रवि को इसी मतलब इस वृत्ताकार को एक चक्कर लगाने में कितना लगते हैं भैया, 12 मिनट लगते हैं, ठीक। उसके बाद क्या कर रहा है, मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पे चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद ये पुनः एक ही स्थान पे मिलेंगे। प्रारंभिक स्थान मतलब यहाँ पे फिर से कब मिल जाएंगे। देखो कहने का मतलब क्या है, कहने का मुताबिक क्या है कि भाई ये जो सोनिया है और रवि है, यहीं से ही चलना, एक ही जगह से एक ही समय पे चलना क्या करती है, प्रारंभ करती है, तो कितने समय बाद वो जहाँ से चली थी, यानी प्रारंभिक स्थान पे जहाँ से चली थी वहाँ पे पुनः हो आ जाएगी। ये हमसे पूछा है, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से समझो, इसको लिखते कैसे हैं, यहाँ लिखेंगे क्या कि सोनिया को मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय, लिखेंगे सोनिया को मैदान का एक चक्कर लगाने में, ठीक है, लगाने में इसको इरेज करते हैं, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है, अब नहीं रहने देते हैं, ठीक है। सोनिया को मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय, ठीक है, लगा समय कितना भैया, 18 मिनट, तथा रवि को मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय, ठीक है, लगा समय। कितना समय लगेगा भैया, कितना दिया है भाई, 12 मिनट, ये दिया है 12 मिनट। जब वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पे चलना प्रारंभ करते हैं, तो हम इन दोनों के समयों का हम क्या निकालते हैं, एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो एलसीएम निकाल दो। तो भाई 18 लिख लो, फिर क्या लिख लो, 12, ठीक। 18 को क्या लिख सकते हैं, इसका भाजगुणनखंड करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 तिया 6 और 6 त्रिका कितना हो जाएगा, 18, ठीक है। 2 तिया 6, 6 त्रिक 18, 12 क्या लिख सकते हैं,
2 दूना 4 और 4 तियाँ 12, ये लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब सुनो, ध्यान से बात को समझो ना, ठीक है। यानी इसको अगर लिखें भाई तो ये आ जाएगा 2 के घात में 1 उड़ते 3 के घात में 2, इसको भी लिखें 2 के घात में 2 और 3 के घात में 1, ठीक है। दोनों का हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। दोनों क्या निकालते हैं बच्चा लोग, एलसीएम। क्यों? क्योंकि एक ही समय पे एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करेंगे तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 18 क्या दिया है, 12। एलसीएम के लिए दोनों में जो मिले या ना मिले, लेकिन सबसे बड़ी घात दोनों में, ये कौन सी सबसे बड़ी घात है भाई, 2 के घात में 2। इसमें बड़ी घात 3 के घात में 2, क्या आ जाएगा भाई, 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, 9 चौक कितना हो जाएगा, 36, ठीक है। 9 चौक क्या आ जाएगा, 36। तो भाई कह रहा है कि कितने समय बाद, 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पे क्या होंगे, मिलेंगे। अतः लिख देंगे, अतः रवि और सोनिया 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद, ठीक है, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे, यानी 36 मिनट बाद ये लोग यहीं पे आके क्या हो जाएंगे, मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज का आप लोग का जितनी भी हमारे पीछे की एक्सरसाइज आपने देखा है, सारी बातें समझ में आ चुकी होगी आपको, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। तो बच्चा लोग, आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, बच्चों तक शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। जो क्वेश्चन आपको इसमें नहीं समझ में आया वो कमेंट में हमसे पूछिए, और ज़्यादातर बच्चों के पास इस वीडियो को शेयर करिए, ठीक है, जिससे उनकी जो रुकी हुई पढ़ाई है वो अच्छे से कंप्लीट होती जाए, ठीक, और बहुत बेसिक तरीके से हर एक चीज़ उनको समझ में आता जाए, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। और फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, यानी प्रश्नावली 1.2 का परिचय, उदाहरण, और फिर प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे अगला प्रश्नावली। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, ठीक है, आज के बाद कल, ठीक, चलो।